हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फाउंडेशन का नेक्स्ट लेक्चर बात करने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, क्या मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको कि सैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। ओके, किस सॉइल के लिए, किस लोडिंग के लिए कौन सा फाउंडेशन आपका सूटेबल होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक अगर आपको आज वाला जो क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेंस में भी टॉपिक पूछा जाता है, उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेंस में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस बियरिंग प्रेशर क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जिस हिसाब से मैंने सॉइल पढ़ा काफ़ी डिटेल में डील किया, अब जो फाउंडेशन भी चलेगा वो भी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा मानना ये है कि यार थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसके साथ साथ आप मेंस के क्वेश्चन एक्सप्लेन करो और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगवा दो। अगर ये सारे चीज़ें आप थ्योरी के साथ कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत क्वेश्चंस में नहीं आएगी। बिकॉज हमेशा ध्यान रखना, जब भी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी अच्छे से समझो, थ्योरी के एक एक कॉन्सेप्ट पे जाया करो, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा करो, फिर जा करके आप क्वेश्चन को टैकल किया करो, तभी मज़ा आएगा। सीधे क्वेश्चन पे उतरोगे तो आपको उस दिन तो क्वेश्चन याद रहेगा, लेकिन 1 मंथ, 15 दिन बाद, 2 मंथ के बाद आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट को ब्रॉड तरीके से क्लियर करो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर बार बार रिवाइज करते रहो, फिर क्वेश्चन भी साथ साथ में लगाते रहो। इस तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ओके, चल तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दिस इज रिलेटेड विद द शैलो फाउंडेशन, क्योंकि हमको अभी जो पढ़ना है दिस इज शैलो फाउंडेशन और इसकी जो डिफिनीशन टर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे डील करता हूँ। व्हाट इज शैलो फाउंडेशन, वेट, तो शैलो फाउंडेशन के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग डील करने वाले हैं शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है एक्चुअली में, डिज़ाइन कैसे होता है और उसके टर्म जो बेसिक डिफिनीशंस आती हैं उनके बारे में हम लोग डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक डिफिनीशन लिखता हूँ। दिस इज शैलो फाउंडेशन, दिस इज, वेट, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, चल ब्लैक से ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज शैलो फाउंडेशन, चल दिस इज, इसको रफ करो, चल शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है दैट इज फाउंडेशन शुड बी सेफ इन, फाउंडेशन should be safe in, फाउंडेशन आपका सेफ होना चाहिए, should be safe in shear criteria as well as settlement criteria। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर किसी भी फाउंडेशन को आपको डिजाइन करना है तो वो आपका शियर में सेफ होना चाहिए और सेटलमेंट में सेफ होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिस इज सेफ लोड एज पर शियर क्राइटेरिया, सेफ लोड एज पर शियर क्राइटेरिया, as per shear criteria is equal to safe bearing capacity into area of footing। तो ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो आपने एक डिफिनेशन पढ़ी होगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया।
तो यहाँ पे लिखा क्या गया है एक्चुअली में, फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या, दिस इज स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी आएगा हमारा यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखी गई है। सेफ लोड, सेफ लोड को हम लोग लिख सकते हैं क्या, लोड या बोल दो, फोर्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जो बेस के नीचे, फुटिंग के नीचे प्रेशर होता है। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग। तो जो एरिया आपका फुटिंग का रजिस्ट करता है, जैसे अगर मैं डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम, ये है आपकी फुटिंग, इसके ऊपर एक लोड आ रहा पी है, ये फुटिंग के बेस पे जो प्रेशर डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड, ये सॉइल की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि अप्लाइड लोड क्या करता है, लोड अप्लाई करता है और कोशिश करता है कि फुटिंग को फेल कराने की या सॉइल को फेल कराने की कोशिश करता है, बट सॉइल का एक प्रेशर होता है, दिस इज कॉल्ड क्यू। इसको सेफ बोलोगे, मान लेते हैं क्यू सेफ मानते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के इसको सेफ बोला जाता है। कोई भी चीज़ को सेफ तभी बोल पाते हो जब उसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप अप्लाई करते हो, तो दिस इज कॉल्ड क्यू एस। तो ये बेस पे प्रेशर डेवलप होता है, दिस इज यूनिट इज, स्ट्रेस की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका फुटिंग कुछ भी हो सकती है, एरिया फुटिंग कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल है तो एल क्रॉस बी होगा, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर होगा, बी क्रॉस बी होगा, रेक्टेंगल है तो एरिया फुटिंग जो है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होगा, तो वो डिपेंड करेगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर फुटिंग है, और दिस इज सर्कुलर फुटिंग, दिस इज सर्कुलर फुटिंग। तो आप देख सकते हो ये सारा एरिया आपका हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फुटिंग मैंने वहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। चल नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है, दिस इज हाउ मच, दिस इज सेफ लोड तो लिख दिया। नेक्स्ट आता है सेफ लोड एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया, सेफ लोड एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया। देखिए दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो आपका बियरिंग कैपेसिटी या शियर क्राइटेरिया पे निकाला जाता है, दूसरा सेटलमेंट क्राइटेरिया पे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है सेफ बियरिंग प्रेशर, दिस इज सेफ बियरिंग प्रेशर, सेफ बियरिंग प्रेशर, ओके, इनटू एरिया ऑफ फुटिंग, इनटू एरिया ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ फुटिंग। तो इसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ओके। चल तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से लोड निकालना पड़ता है और दोनों में जो मिनिमम होता है वही आपका डिजाइन होता है। जैसे आप लोड निकालते थे और आप डेड लोड निकालते हो, लाइव लोड निकालते हो, उनमें से फिर मिनिमम देखते हो कौन आता है, तब जाके चेक होता है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको इस पे लोड निकाल लोगे, सपोज दैट इस पे 600 किलो न्यूटन आया और इस पे हो सकता है 800 किलो न्यूटन आया, तो सबसे पहले आपको ये 600 पे डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आपका पहले फेल्योर हो रहा है, तो 600 के लिए आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर डिजाइन पर्पस, नोट करके, फॉर डिजाइन मिनिमम इसका नाम दे देता हूँ सेफ लोड, इसका एक नाम दे दो Q1 और इसका नाम दे देते हैं Q2, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ द above टू criteria should be adopted, ठीक है। चल अब इसको लिखा जा सकता है, अगर मेरे डिज़ाइन के लिए लेना है तो इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ कौन कौन सा लोड हो जाएगा, एक तो Q1 हो जाएगा कॉमा Q2, इसमें से जो मिनिमम आएगा उसको आप कंसीडर करोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनाता, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बनता है ये बनता, सेफ इन शियर एज वेल एज सेटलमेंट क्राइटेरिया। ना ही सॉइल वहाँ पे फेल करना चाहिए शियर में, और ना ही उसका कोई ना कोई सेटलमेंट ना होना चाहिए, उसके बारे में बात करें। परमिसिबल हो सकता है, कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट आता है, भाई सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल कंप्रेस होते हैं तो कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट आएगा ही, लेकिन कोड ने उसको रिकमेंड किया है कि किस टाइप की फुटिंग के लिए कितना परमिसिबल सेटलमेंट हम अलाउ करते हैं। किसी के लिए 40 mm है, किसी के लिए 60 mm है, किसी के लिए 50 mm है, तो डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ फुटिंग के ऊपर, ठीक। और इस बात को मैंने मेंशन कर दिया था कहाँ पे, इस बात को मैंने मेंशन किया था जब आपको कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने लिखा दिया था, ओके। चल इस बात को तो मैंने मेंशन कर दिया। अब एक आता है, सबसे पहले हेडिंग डालो, इम्पॉर्टेंट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाउंडेशन के जो मेंस के क्वेश्चन इस डिफिनीशन पे ही बेस्ड ऑन रहते हैं। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, बिकॉज अगर ये नहीं क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन फॉर शेयर क्राइटेरिया, फॉर शेयर क्राइटेरिया, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डिफिनीशन फॉर शेयर क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर। चल, तो सबसे पहले डिफिनीशन निकल के आती है, दिस इज फर्स्ट डिफिनीशन। फर्स्ट डिफिनीशन कहती है ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस का मतलब होता है शकल, और प्रेशर का मतलब होता है जो बेस के नीचे प्रेशर काम करता है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का मतलब स्ट्रेस। तो दिस इज ग्रॉस प्रेशर। इसको डिनोट हम करते हैं, क्यू का मतलब यहाँ पे ग्रॉस प्रेशर है, सॉरी प्रेशर है, और जी का मतलब यहाँ पे ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब होता है शकल। ओके, तो इसमें मैं सबसे पहला एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसको हेडिंग बना के आप लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज द टोटल प्रेशर, इट इज द टोटल प्रेशर, इट इज द टोटल प्रेशर at the base of foundation, at the base of foundation, base of foundation due to self weight of soil, due to self weight of soil, और किसका किसका वेट रहता है, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल प्लस कॉमा, या कॉमा करके लिखते हैं, कॉमा फुटिंग का जो वेट रहता है, जो फुटिंग आप बनाते हो उसका भी वेट आता है, कॉमा फुटिंग वेट, कॉमा एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग, एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग, अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग। ओके, चल दूसरा पॉइंट मेंशन कर देता हूं यहीं पे। पहले सारे पॉइंट मेंशन करता हूं, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। द ग्रॉस प्रेशर में बी, द ग्रॉस प्रेशर में बी, द ग्रॉस प्रेशर में बी ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर देन बियरिंग कैपेसिटी, और smaller than bearing capacity of soil, smaller than bearing capacity of soil। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी का मतलब उसके सहन करने की क्षमता। ठीक है, तो इस बात का मतलब यहाँ पे ये है। अभी सारा लिखा देता हूँ, सारा मेंशन कर देता हूँ, बाद में डिफाइन भी कर दूंगा अच्छे से। ओके, चलो बियरिंग कैपेसिटी फॉर डिजाइन ग्रॉस प्रेशर शुड बी, अगला पॉइंट इसी में आता है, फॉर डिज़ाइन। अगर मेरे को डिज़ाइन करना है तब की बात हो रही है। फॉर डिज़ाइन ग्रॉस प्रेशर शुड बी, ग्रॉस प्रेशर फॉर डिज़ाइन ग्रॉस प्रेशर शुड बी लेस देन safe bearing capacity, safe bearing capacity of soil, कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज द बियरिंग कैपेसिटी। अभी आगे धीरे धीरे सारी डिफिनेशन में आती जाएंगी, बट एक एक करके समझेंगे धीरे धीरे। ओके, चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, इन दिस एनालिसिस डिफरेंस बिटवीन, थर्ड पॉइंट इसी में मेंशन कर देता हूं, इन दिस एनालिसिस। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस एनालिसिस में, इन दिस एनालिसिस डिफरेंस बिटवीन यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एंड unit weight of soil, and unit weight of soil is neglected,
इस बात का मतलब अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, और कई क्वेश्चन में नहीं भी लेते हैं, तो उस बात को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चल, इस बात को समझने के लिए मेरे को डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है, या तो कोई यहाँ पे बना देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहीं पे बनाता हूँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो इसमें हो क्या रहा है, दिस इज माई फुटिंग, कोई भी फुटिंग बना सकते हो, स्क्वायर चाहो स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल चाहो तो रेक्टेंगल बनाओ, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे सिर्फ समझना है, अभी कोई क्वेश्चन तो हम लगा नहीं रहे हैं, तो सिर्फ समझना है, ओके। चलो, पी लोड, ये कुछ ना कुछ फुटिंग का सेटलमेंट होता है, उसको दिखाया जा रहा है, ओके। चलो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, लोड आया, लोड सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र किया कॉलम को या फुटिंग को, उसके बाद फुटिंग ने इसको ट्रांसफ़र किया, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये प्रेशर काम करेगा ऊपर से, ये प्रेशर इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, जब देखो आपने सोम में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई अप्लाइड लोड है और उसका अगर आप रजिस्टिंग दिखाते हो, रजिस्टिंग का मतलब होता है जो उसका विरोधी होता है, ठीक है। अगर मेरे को अगर ये अप्लाइड लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऊपर से देखोगे तो फुटिंग के लेवल पे ये है, लेकिन सॉइल मास क्या करता है, रजिस्ट करता है अप्लाइड लोड को। अब सॉइल मास जब रजिस्ट करेगा तो सॉइल भी नीचे से एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अगर इसका अप्लाइड लोड नीचे की तरफ है तो सॉइल ऊपर की तरफ रिएक्शन अपना एग्जर्ट करेगा, तो सॉइल अपना बेस प्रेशर जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दिस इज सॉइल बेस प्रेशर, दिस इज सॉइल बेस प्रेशर, बेस पे रहता है। आपने जब पढ़ा होगा, याद करो, जब आपको आरसीसी में जब पढ़ाया जाता है फुटिंग, तो वहाँ पे भी इसकी वैल्यू W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया जाता है, ठीक। तो इस बात के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में एक बात और है यहाँ पे, देखिए ये है इसका ग्राउंड लेवल, यहाँ से जो डेप्थ होती है दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फुटिंग, दिस इज कॉल्ड DF। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका ग्राउंड लेवल होगा, ये है सपोज दैट ग्राउंड लेवल है, दिस इज कॉल्ड GL। इस ग्राउंड लेवल से जितनी डेप्थ तक फुटिंग जाती है दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फुटिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पे मिट्टी भरी रहती है, ये सॉइल मास भरा रहता है, इसका गामा कितना मानते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर मानते हैं। और जो ये फुटिंग है ये कंक्रीट का बना होता है, इसका गामा कितना मानते हो, लगभग 24 किलोमीटर, ओके। चलो, किलो न्यूटन पर मीटर। अब एक बात समझो अच्छे से, जो भी पॉइंट मेंशन किया उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रॉस प्रेशर क्या होता है उसको डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। इट इज़ द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, तो ये है आपका टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। वेट ऑफ दिस इज टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। सेल्फ वेट देखो क्या होगा, ये जो सॉइल का सेल्फ वेट काम कर रहा है दिस इज कॉल्ड सेल्फ वेट, तो मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, दिस इज हाँ, इसको लिखूंगा मैं सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, सेल्फ, यहाँ पे जगह कम है, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसे निकालोगे सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, क्या लिखोगे, गामा इंटू वैल्यूम, ओके। गामा सॉइल का पता रहता है, वे आपको वैल्यूम जो होता है एरिया इंटू क्या होता है, डेप्थ होता है, तो ये जितनी डेप्थ होगी सॉइल का सेल्फ वेट आएगा उसको कंसिडर कर लेंगे। तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, उसके बारे में अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, पहले इस पॉइंट को समझा लेता हूँ। तो जो बेस पे प्रेशर आता हमारा है सॉइल का, इस प्रेशर को जो इंटेंसिटी आती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है किसके किसके बराबर, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। तो जो भी ये सेल्फ वेट ऑफ सॉइल है ये भरा हुआ है, ये है, ये हो गया सॉइल का सेल्फ वेट, ओके, प्लस फुटिंग का वेट। तो जो आपको ये फुटिंग दिखाई पड़ रही है, एक तो ये कंक्रीट का बना होगा, ये कंक्रीट का बना होगा, इसमें रेनफोर्समेंट भी लगाते हैं आप लोगों, तो दिस इज वेट ऑफ फुटिंग, इसका कुछ ना कुछ वेट निकल के आएगा, ओके। एंड द अप्लाइड लोड, जो आपको ये P दिखाया गया है, दिस इज P, ये अप्लाइड लोड है जो कि आपका सुपर स्ट्रक्चरल लोड होगा। जो आपने बिल्डिंग बनाई, जो ऊपर का लोड होगा पूरा, जैसे आपने 10 मंजिल बिल्डिंग बनाई, तो उस 10 मंजिल जो बिल्डिंग बनाई उसका जो वेट आएगा उसको P बोल रहे हैं हम लोग में, ठीक है, उसका भी लोड आएगा। इन सब लोड के कारण जो बेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो प्रेशर डेवलप होगा, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर। तो सिंपल डिफिनेशन अब समझ में आ गई,
क्योंकि इसमें सबको लिया गया है, इसमें फुटिंग का भी वेट कंसीडर किया गया है, इसमें सॉइल मास का भी वेट कंसीडर किया गया है, इसमें सुपर स्ट्रक्चरल लोड को भी कंसीडर किया गया है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया ग्रॉस। अगर इसमें से कुछ घटाएंगे अभी तो इसका नाम पड़ जाएगा नेट। तो दोनों में डिफिनीशन आपको पता हो गई कि ग्रास किसको बोलते हैं और नेट किसको बोलते हैं। नेट में अभी कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ग्रास किसको बोलते हैं समझ में आ गया, सब किसी चीज को ऐड कर लो, दिस इज कॉल्ड ग्रास। ओके, चल फिर कह रहा है द ग्रॉस प्रेशर मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये ग्रॉस प्रेशर कम भी हो सकता है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से। ओके, अब भाई देखो ये बेस पे एग्जर्ट हुआ प्रेशर, इसके नीचे आपकी सॉइल मास रहती है, ये सब सॉइल मास रहती है। ओके, तो बेस पे जो प्रेशर डेवलप हुआ, डेवलप का मतलब अप्लाइड लोड की वजह से जो डेवलप हुआ, ये प्रेशर देयर में भी चांस कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन फॉर डिज़ाइन पर्पस जो बियरिंग प्रेशर होता है, जो डेवलप्ड एट द बेस लेवल होता है, ये ग्रॉस बियरिंग प्रेशर लेस देन होना चाहिए सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से, तभी जाकर के सॉइल आपकी शियर में फेल नहीं करेगी। ये मतलब निकल के आता है। ठीक है, चल तो वही बात ये कह रहा है, फॉर डिजाइन ग्रॉस प्रेशर शुड बी लेस देन से बियरिंग कैपेसिटी, बिकॉज ये जो ग्रॉस प्रेशर है दिस इज डेवलप्ड है, दिस इज डेवलप्ड है, और डेवलप्ड प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से कम, तभी सेफ हो पाएगा। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, इन दिस एनालिसिस डिफरेंस बिटवीन यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज निगलेक्टेड। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, तो कभी भी देखो अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम लोग कंक्रीट के वेट को कंसीडर नहीं करते। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो कंक्रीट है इसको सॉइल मास मान लिया जाता है कि भैया जितने जगह में फुटिंग है उतनी जगह पे सॉइल का वेट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, अन्यथा अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा तो आपको वेट ऑफ फाउंडेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, क्यों ऐसा किया गया, बिकॉज जो सॉइल होती है उसका गामा 20 या 21 के आसपास होता है, और जो कंक्रीट होता है उसका जो गामा होता है वो 24 होता है। तो सपोज दैट कि मान लिया कि इसका आपने वैल्यूम या वेट निकाला, सपोज दैट ये आ गया आपका 240 के आसपास, सॉरी या मान लो 200 आ गया, और मान लिया कंक्रीट का आपने रखा 24, तो मान लेते हैं 240 आ गया, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इस वजह से उसको निगलेक्ट कर देते हैं फॉर एनालिसिस। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, चल अब एक काम करो, सबसे पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद में मैं सारी बातों को, अगला टॉपिक अपना होगा ग्रास तो एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग डील करने वाले हैं नेट प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ओके, चल तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन जाएंगे। चल तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद में सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इस टॉपिक से जो डिफिनीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफिनीशन समझ में आ जाएंगी तो फिर क्वेश्चन कर ले जाओ। आगे बढ़ें। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ बिकॉज आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी आने वाली है, दिस इज नेट बियरिंग प्रेशर। तो अभी ग्रॉस बियरिंग प्रेशर पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेट बियरिंग प्रेशर, तो उसके बारे में डील करने वाले हैं। चल चलो आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दिस इज नेट बियरिंग प्रेशर क्या होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पता है मेंस में लिखने को भी पूछी गई हैं, उसके साथ साथ में इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, तो उसको डील करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट बात डील करने वाले हैं, और आप सॉइल को प्लीज़, अब ये आपका आखिरी चैप्टर चल रहा है साइलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन,
तो भैया इसमें क्या है कि आपका जितना सॉइल हो चुका है प्लीज़ उसको रिकॉल करना शुरू कर दो, बिकॉज भूल जाती हैं चीज़ें, तो उसको रिवाइज करो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की शायद डेट भी बढ़ गई है, अक्टूबर में शायद पहुंच गई है, 27 से 30 के बीच में है, तो टाइम आपके पास प्रॉपर है, अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से, ठीक है। यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ये सोच के पढ़ना आप। अगर आप बहुत ढीले पड़ जाओगे तो फिर आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, जो भी है इसी अटेम्प्ट में आपको करना है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं, दिस इज नेट प्रेशर, दिस इज नेट प्रेशर, नेट प्रेशर, नेट प्रेशर इसका सफिक्स में लिखूंगा क्यू एन, एन का मतलब यहाँ पे नेट है, क्यू का मतलब प्रेशर है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है, इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे पड़ गया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, पहले मेंशन कर देता हूँ फिर समझा देता हूँ। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर, that part of gross pressure at the base of footing, at the base of footing, which is in excess, to the initial effective overburden pressure, तो इसको लिखा जा सकता है Q net is equal to, this is Q ग्रास माइनस सिग्मा बार, ये लिख सकते हैं। अब ये सिग्मा बार क्या होता है इसको देखते हैं, आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बना देता हूं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका रहेगा, पी लोड है, ठीक, ये आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग है, दिस इज डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। चलो ओके, चलो ये ग्राउंड लेवल आपका दे रखा है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीएल। आपने देखा होगा जब घरों में सबसे पहले जब आपका घर बना होगा तो फाउंडेशन बनाया जाता है, ठीक, तो आप क्या करते हो, मिट्टी निकाल लेते हो, मिट्टी निकालने के बाद में आप पहले ब्रिक्स से फुटिंग बनाते हो, ठीक, कंक्रीट भी हो सकता है और ब्रिक्स भी हो सकता है। तो पहले फुटिंग आप बनाते हो, फुटिंग बनाने के बाद आप देखते हो कि जो साइड में मिट्टी यहाँ से निकाल रखा था, जितनी मिट्टी आपने फुटिंग बनाने के लिए निकाल रखी थी उस मिट्टी को बाहर निकाल लेते हो। जैसे ही फुटिंग तैयार हो जाती है क्या करते हो, इस मिट्टी को यहाँ पे फिलअप कर देते हो। ये मिट्टी आपने देखी होगी, ये फिलअप कर दी जाती है, कर देते हो कि नहीं कर देते हो, ठीक। चलो, तो ये मिट्टी जो फिल करते हो, अब ये कह रहा है कि नेट प्रेशर का मतलब देखना। अब देखो पहले ग्रॉस पढ़ रहे थे, तो ग्रॉस में मैंने क्या बताया, इस फुटिंग का भी वेट आएगा, इस फुटिंग का भी वेट आएगा, इस फुटिंग का भी वेट आता है, ठीक है, इस फुटिंग का भी वेट आता है, और सुपर स्ट्रक्चर लोड भी आता है, प्लस ये जो सॉइल देख रहे हैं इसका भी वेट आता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, इस सॉइल का सपोज दैट कि, और दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फुटिंग का वेट है उसको सॉइल मास के बराबर मानना है। ये मानना है कि ये जो फुटिंग जितनी जगह में है, ये फुटिंग की जगह है, ये फुटिंग की जगह है, इस जगह को हटा लो और जहाँ जहाँ फुटिंग है वहाँ पे सॉइल मास को मान लो कुछ देर के लिए, क्योंकि मैंने एजम्पशन मान रखी है क्या कि उसका यूनिट वेट दोनों लगभग अप्रॉक्सीमेट वेट क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं, ठीक। चल
अगर सेम मान लोगे तो मेरे को लिखना है ग्रॉस प्रेशर, तो लिख लिया। तो ये कहना ये चाहता है कि नेट प्रेशर में आपको क्या लिखना है, इट इज द दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रेशर, ये एक पार्ट ही है किसका, ग्रॉस प्रेशर का, लेकिन एट द बेस ऑफ फुटिंग, ये बेस ऑफ फुटिंग, जो बेस ऑफ फुटिंग है ये एक पार्ट ही है आपका बेस ऑफ फुटिंग का, लेकिन दिस इज कॉल्ड क्यू नेट, ये बेस ऑफ फुटिंग के मतलब बेस ऑफ फुटिंग के लेवल पे है, विच इज इन एक्सेस टू द इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। जो आपका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो भी इनिशियल बर्डन आएगा सॉइल मास का, जो भी ये सॉइल मास का बर्डन रहेगा जितनी जगह में फुटिंग है और जो ये सॉइल मास है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट कि दिस इज लेट अस गामा इसका यूनिट वेट है, लेट अस एज्यूम गामा वेट ऑफ सॉइल। तो आप बताओ कि इसका ओवरबर्डन जो प्रेशर होगा जो यहाँ पे नहीं था, दिस इज गामा इंटू डी एफ। अब ये गामा इंटू डी एफ आपका ये जो वेट होगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ वेट। कैसे, आप इसको एज्यूम कर लो, यहाँ से लेकर के इस पार्ट को आप एज्यूम कर लो कि फुटिंग नहीं है, जो भी है ये सॉइल मास है, तो इसका डी एफ हो जाएगा, इसकी डेप्थ हो जाएगी, ओके। एरिया अगर चाहो तो इसको 1 क्रॉस 1 मीटर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। गामा इसका यूनिट वेट, तो इससे आपको वेट मिल जाएगा, और वेट किसके बराबर होगा, स्ट्रेस के बराबर होगा, ठीक। तो इसको लिखा जा सकता है गामा बार। अब यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आते हैं। गामा बार जो है दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस है, इसको गामा इंटू डी एफ लिख सकते हो इफ वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल, इफ ग्राउंड वाटर टेबल if water table is not present at ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल नहीं है, जैसे इस तरीके से कहानी आपको दिखाई जा रही है। उसके बाद बोल रहा है एक चीज़ और लिख सकते हो, गामा बार इजकल टू गामा डैश इंटू डी एफ। ये तब होगा जब इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल जब आपका प्रेजेंट होगा ग्राउंड लेवल पे, सपोज दैट कि वाटर टेबल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब आपको जो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें आपको गामा डैश लेना पड़ेगा, बिकॉज अब आपको पता है कि यहाँ की जो सॉइल मास होगी वो सैचुरेटेड के साथ साथ सबमर्ज भी हो जाएगी। अगर सबमर्ज होती है तो आपको पता है कि एक बॉयंट फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं गामा डैश। तो इस बात का समझ में आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे, और फर्दर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो गामा नेट इजकल टू दिस इज क्यू जी माइनस गामा इंटू डी एफ लिख सकते हो। एक तो वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट, वही बात फर्दर लिख सकते हो। दूसरी बात है क्यू नोट को और क्या लिख सकते हो, दिस इज क्यू जी माइनस गामा डैश इंटू डी एफ। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चल, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्यू नेट को और क्या लिखा जा सकता है, क्यू नेट को और लिख सकते हो क्या, दिस इज क्यू अप्लाइड डिवाइड बाई एरिया ऑफ फुटिंग। क्यू अप्लाइड बोल दो, पी अप्लाइड बोल दो, तो इसको नाम यहाँ पे पी दिया तो इसको क्यू लिख देना, या पी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करे वो लिख सकते हो। क्यू अप्लाइड डिवाइड बाई, तो नेट प्रेशर निकल के आएगा क्यू अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग। अब देखो नेट की बात हो रही थी, नेट प्रेशर की बात हो रही थी, इसलिए सिर्फ अप्लाइड लोड को लिखा जाएगा। इसमें ना ही आप फुटिंग और सॉइल का वेट कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने माना कि नेट प्रेशर जो जनरेट होता है वो सिर्फ अप्लाइड लोड की वजह से जनरेट होता है। ये तो मिट्टी हम लोग बाद में डालते हैं फॉर सेफ के लिए। आपने देखा होगा जब फुटिंग घर पे बनती है तो फुटिंग बनाने के बाद जो मिट्टी निकल के आती है उस मिट्टी को दोबारा फुटिंग के साइड में फिलअप कर दिया जाता है ताकि फुटिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे आपको लिखा दी, ओके। चल नेक्स्ट पॉइंट डील करने वाले हैं, दिस इज नेक्स्ट डिफिनीशन है, दिस इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो दिस इज थर्ड पॉइंट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट का मतलब देखो क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी। अब इसका नाम देखो, सफिक्स में मैं लिख रहा हूँ दिस इज क्यू यू। तो देखो इसमें है कुछ नहीं,
सारा टर्म वही चलने वाला है, चाहे अल्टीमेट बोले कुछ भी बोले, जैसा नाम होगा वैसा सफिक्स लगा देंगे। अल्टीमेट की बात करेगा तो हम लोग यू यूज़ करेंगे, नेट की बात करेगा तो एन लिख देंगे, ग्रॉस की बात करेगा तो जी लिख देंगे, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, तो इस बात को समझने के लिए दिस इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, तो इसको समझने के लिए इसको एक पॉइंट के फॉर्म में मेंशन करता हूँ, दिस इज पॉइंट। तो इसको फर्दर लेके आओ, यहाँ पे पॉइंट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह पड़ी है तो इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ दैट, देखो अल्टीमेट आपने पढ़ा होगा जब आरसीसी पढ़ाई जाती है, तो आरसीसी में आपको अल्टीमेट लिमिट स्टेट पढ़ा होगा मेथड। अल्टीमेट का मतलब होता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वही मतलब यहाँ पे भी निकल के आता है कि अल्टीमेट का मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी परम वैल्यू, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके लिए उसका नाम पड़ता था लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज़ को हम लिमिटिंग लेते थे, मैक्सिमम वैल्यू तक यूज करते थे। कंक्रीट की मैक्सिमम वैल्यू यूज करते थे, कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेस को यूटिलाइज करते थे, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को यूटिलाइज करते थे। सो इट इज कॉल्ड लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। वर्किंग में ऐसा नहीं होता था, बिकॉज वर्किंग में आपने पढ़ा होगा उसकी सारी स्ट्रेसेस को यूज नहीं कर पाते थे, इसीलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका अनइकोनॉमिकल होता है, जबकि लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड आपका इकोनॉमिकल मेथड निकल के आता है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। इट इज दैट मैक्सिमम, इट इज दैट मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर at the base of foundation, which can be applied without shear failure, ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। विदाउट shear failure, ओके। और इसको एक दूसरा नाम से डेफिनेशन लिखी जा सकती है, और इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर, और इट इज द मिनिमम gross pressure at which soil just fail in shear. चल अब इन बातों का मतलब निकाल के देख लेते हैं क्या है। इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर at the base of foundation which can be applied without shear failure। मतलब वो मैक्सिमम, इसको अल्टीमेट का मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम यहाँ पे जो भी प्रेशर डेवलप होगा, सपोज दैट कुछ देर के लिए मानते हैं, जैसे सपोज दैट ये है आपकी फुटिंग, ठीक है। ये है आपकी फुटिंग, क्यू लोड लगा दो, पी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका सॉइल मास, यहाँ पे पूरा रहेगा। ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज कॉल्ड जीएल, दिस इज जीएल डीएफ, ठीक है। तो ये जो प्रेशर डेवलप होता है मैक्सिमम जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट। तो यही कह रहा है इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट shear failure। तो इसी का नाम पड़ देता है अल्टीमेट। तो ये जो प्रेशर है, दिस इज प्रेशर, और ये जो है विदाउट shear failure आपका आना चाहिए। मतलब ये उतना प्रेशर डेवलप होना चाहिए कि जो कि सॉइल यहाँ पे जो भरी हुई है, सॉइल मास जो रहेगी यहाँ पे, वो आपकी shear में फेल नहीं करनी चाहिए। मतलब हम उतना प्रेशर अप्लाई कर दें इसके ऊपर, सॉइल मास के ऊपर, ताकि वो shear में फेल ना करे। वो जो प्रेशर निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर, वो कम से कम प्रेशर एट विच
सॉइल जस्ट फेल इन शेयर, वो कम से कम प्रेशर जिसमें सॉइल ये क्या हो जाए, जस्ट फेल होने वाली हो। जस्ट ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद इससे ज़्यादा और अगर लोड बढ़ाएंगे तो आपकी सॉइल किस में फेल कर जाएगी, शेयर में। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसका यूज़ पड़ेगा। तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद में मैं अगले डिफिनीशन को बताता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम लोग डील करेंगे नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको लिखते चाहिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि मेरे को एक एक करके एक्सप्लेन करना है आज, सारी डेफिनेशन क्लियर कर देनी है, ठीक है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो आप इसको पहले लिख लें, उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरे को अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बताया, अब मेरे को जो डील करना है वो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बताना है। चलो अब डील करते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज अब तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे को समझाना है नेट। अब देखो, नेट की जब भी बात होगी तो फिर से वही चीज़ें, जैसे आप पढ़ते थे ना, याद करो, जब आप नॉमिनल डाया पढ़ते थे, इफेक्टिव डायामीटर पढ़ते थे आरसीसी में, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे? वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो जब भी कभी कोई नेट की बात करेगा, पता है नेट का मतलब होता है इफेक्टिव, नेट का मतलब यहाँ पे होता है नेट इफेक्टिव। आपने पढ़ा होगा आरसीसी में, जब पढ़ाया गया होगा तो एक तो पढ़ाया जाता है नॉमिनल डायमीटर और एक पढ़ाया जाता है इफेक्टिव डायमीटर। तो नॉमिनल और इसमें अंतर क्या होता था? तो वहाँ पे हम लोग सब नॉमिनल कवर पढ़ा होगा और एक इफेक्टिव कवर पढ़ा होगा, दोनों में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चल, तो नॉमिनल और सेम वहाँ यहाँ पे भी कहानी है। जैसे मेरे को यहाँ पे बात करनी पड़ती है नेट के बारे में, अल्टीमेट के बारे में, सेम चीज़। जब भी नेट की बात करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, बेस प्रेशर को जो सरचार्ज होगा या जो भी सॉइल मास होगा फुटिंग के पास में, उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चल, तो इसका मतलब है नेट की जब बात करेगा तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप आरसीसी में पढ़ते थे वैसे ही इसका कोरिलेट करा सकते हो सेम तरीके से। चल, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना आएगा अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग सिंपली। दिस इज द नेक्स्ट थिंग। तो मैं क्या बताने वाला था, जैसे आरसीसी में आपने पढ़ा था, याद करो, उसी से आपको रिलेट करा देता हूँ। जैसे आरसीसी में सपोज दैट ये रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते थे, यही प्रोवाइड करते थे, तो ये जो वैल्यू होती थी नीचे तक, ये वाली जो वैल्यू, ये वैल्यू आपको बताता था क्या, नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर, यही पढ़ते थे आप। ये जो डिफिनीशन होती थी, जो बाहर बाहर कवर होता था, जिसे कहते थे नॉमिनल कवर, और इसके सेंटर तक जो लेते थे, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर। वही कुछ कहानी यहाँ पे भी चल रही है। तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। दिस इज फोर्थ वन, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ओके। दिस इज डिनोटेड बाय QNA। भाई ये साहब जितने टर्म्स यूज हो रहे हैं, इनका मेंस के क्वेश्चन में बड़ा यूटिलाइजेशन है। तो अगर इनको आप ध्यान रखोगे, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ में जो नेट की बात करोगे, हमेशा क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। चलो, तो दिस इज नेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। इट इज दैट मैक्सिमम नेट प्रेशर, it is that maximum
that maximum, it is that maximum net pressure, net pressure which can be applied at the base of footing, at the base of footing। हम इतना अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम वो प्रेशर, वो मैक्सिमम नेट प्रेशर दैट कैन बी विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फुटिंग, एट द बेस ऑफ फुटिंग, ओके, बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शियर फेल्योर। तो मैं इस चीज़ को यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, विदाउट शियर फेल्योर, विदाउट शियर फेल्योर, बिना शियर फेल्योर हुए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप देखोगे कि अल्टीमेट की जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे एक टर्म नहीं यूज हुआ था, वहाँ पे ग्रॉस प्रेशर की बात कर रहा था, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नेट प्रेशर की बात कर रहा है। तो नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शियर फेल्योर। तो देखो जब भी कभी भी बियरिंग कैपेसिटी की बात करें, इसने टर्म जो यूज़ किया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो जब भी कोई टर्म बियरिंग कैपेसिटी का आएगा तो बियरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर दें ताकि सॉइल शियर में फेल ना करे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी बियरिंग कैपेसिटी का टर्म यूज होगा तो हमेशा यहाँ पे सॉइल का टर्म आएगा शियर फेल्योर, क्योंकि सॉइल जो फेल करती है या तो सेटलमेंट में या तो शियर फेल्योर, और बियरिंग कैपेसिटी का टर्म हमेशा शियर से रिलेट करते हैं, ओके। चलो, तो बेसिक अगर आपको याद होगा तो फिर गलती नहीं करोगे, बहुत सिंपल डिफिनीशन है, उसको लिख सकते हो। इसको दूसरा भी लिखा जा सकता आर करके, इट इज़ द मिनिमम नेट प्रेशर, और इट इज़ द मिनिमम नेट प्रेशर at which soil just fell in shear। तो वही बात कर रही, जस्ट फेल हो जाए किसमें, shear में, ओके। तो इसको लिखा जा सकता है Q नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी माइनस सिग्मा बार, ओके। चल, अब इसमें सारी चीज़ें निकल के आएंगी। Q NU अगर मैं लिखूं, दिस इज Q अल्टीमेट माइनस गामा इंटू DF, ओके। चल, इफ वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट, इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट, क्यों लिखा गया गामा डैश, क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ Q NU इजकल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डैश इंटू DF, if ground water table is present, अगर ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट होता है तब के केस में आप इसको मेंशन कर सकते हो, ओके। चलो, नेक्स्ट आती डिफिनीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। अब अगला जो टर्म आने वाला है, देखिए इसमें क्या है, अगला टर्म जो है वो है नेट सेफ बियरिंग के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ओके। इसको जो डिनोट करेंगे QNS से। अब एक्चुअली यहाँ पे सेफ का टर्म यूज हो गया है, तो अगर कोई टर्म सेफ यूज होता है इसका मतलब इसके साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया है, तभी उसको आप सेफ लिख सकते हो। हमेशा जब डिजाइनर डिजाइन करता है, किसी चीज़ को सेफ डिजाइन करता है, तो उसके साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकल के आता है, ठीक। अब इसमें पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, इट इज दैट नेट प्रेशर, it is that net pressure which can be applied safely at the base of footing, तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जब अल्टीमेट की बात कर रहे थे, नेट अल्टीमेट की बात कर रहे थे, तो वहां पे सेफली की बात नहीं कर रहे थे।
अब हम बात कर रहे हैं इट इज दैट नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली मतलब उसमें आपका फेल्योर नहीं आना चाहिए एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट रिस्क ऑफ, यहीं पे लिख देता हूं, विदाउट रिस्क ऑफ shear failure। तो विदाउट रिस्क ऑफ shear failure, तो वहां पे आपका shear failure नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये नेट का टर्म यूज हुआ इसलिए नेट आएगा, सेफ बेयरिंग की बात हो रही तो प्रेशर की बात करेगा, उसके बाद बेयरिंग कैपेसिटी की बात करेगा, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा वो आपसे shear की बात जरूर करेगा, बिकॉज बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की किसकी वजह से निकल के आती है, सॉइल के अंदर जो स्ट्रेंथ निकल के आती है, जब आपको पढ़ाया था बेसिक फंडा याद करो, सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ निकल के आती है उसके दो काज मैंने बताए थे। अगर आपकी सॉइल कोहेशनलेस है तो उसमें आपका फ्रिक्शन होता था और इंटरलॉकिंग होती थी, और फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है, स्लाइडिंग होती है। दो पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर बोलते हैं। तो दो परतों के बीच, दो सॉइल पार्टिकल के बीच जो स्लाइडिंग होती है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, उसी को बोलते हैं शियर। तो इंटरलॉकिंग और आपका शियर क्यों आता है, शियर जो स्ट्रेंथ आती है सॉइल की दो कारण की वजह से आती है। कोहेशनलेस होगा तो एक तो आपका फ्रिक्शन आएगा, दूसरा इंटरलॉकिंग आएगा। अगर कोहेसिव सॉइल होगी तो उसमें सिर्फ क्या आता है, कोहेशन आता है, उसमें आपका फ्रिक्शन नहीं आता, उसमें इंटरलॉकिंग नहीं आती। चल नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसको लिखा जा सकता है क्यों नेट सेफ लिखा जा सकता है, क्यों नेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो, क्यों नेट सेल्फ को लिखा जा सकता है, क्यों ग्रॉस, ध्यान दीजिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे रहेगा ही, उसके अलावा नेट को क्या लिख सकते हो, ऊपर से डिफिनेशन उठा सकते हो, नेट को हम लोग लिख सकते हैं जो भी नेट आएगा उसमें से हम ग्रॉस जो भी आएगा उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज बार डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप देख सकते हो जब भी यहाँ पे नेट का टर्म यूज हुआ, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का जो टर्म आया था, तो जब भी आपको नेट लिखना पड़े तो कुछ मत करो, नेट के लिए आपको ग्रॉस का टर्म आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आपका गामा डैश हो जाए कुछ भी आएगा, ये टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, बिकॉज हम लोग नेट की बात कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए 2 से 3 यूज किया जाता है। तो जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिया तो आप मान करके लगा सकते हो। जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका जो होता है 2 से लेके कितना होता है, 2 से लेके 3 तक होता है। तो अगर 2.5 से लेके, चल अगर नहीं मेंशन एग्जाम में है तो आप इसके बीच में आप 2.5 ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। चल नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये टर्म का गामा बार अगर आपको लिखना है तो गामा इंटू डी एफ तब लिखोगे जब वाटर टेबल इज नॉट अवेलेबल। इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज, इतनी बार लिख दूंगा कि वो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट, गामा बार को आप लिख सकते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस को लिख सकते हो गामा डैश इंटू डी एफ। इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज प्रेजेंट, अब ग्राउंड वाटर टेबल आपका प्रेजेंट होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चल ये कहानी आपकी हो गई। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं, पहले आप इसको लिखो उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो उसके बाद में सारी चीज़ों को मैं मेंशन करता हूँ। नेक्स्ट आता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं आगे सारी चीज़ों को डील करता हूँ, क्योंकि ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक करके डील करना जरूरी है, ठीक है। चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी डिफिनेशन और लिखनी है। तो आप बेसिक फंडा समझो। सबसे पहले मैंने आपको ग्रॉस समझाया, ग्रॉस प्रेशर क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया। ग्रॉस प्रेशर में किसका किसका लोड आता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रॉस प्रेशर में आप देखोगे तो आपका जो भी सॉइल का वहाँ पे फाउंडेशन का वेट आएगा, सुपर स्ट्रक्चर लोड आएगा, सॉइल का भी वेट आएगा, ठीक। जब ग्रॉस नेट ग्रॉस की बात किया था तो सॉइल का गामा डी एफ इंटू आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। फिर हमने अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की बात की थी। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो कि आपके फुटिंग के जो बेस पे डेवलप होता है, अच्छा, विदाउट शियर फेल्योर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा एक डिफिनेशन आई थी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेट में क्या होता है, फिर से सरचार्ज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं गामा इंटू डी एफ को, तो वो नेट निकल के आता है। फिर टर्म आया नेट सेफ बेयरिंग का।
इसमें फैक्टर आप सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए, तब सेफ की बात करेगा तो फैक्टर आप सेफ्टी डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जो अगला टर्म निकल के आने वाला है वो टर्म है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो मैं पहले इसको रफ करता हूँ, फिर सारे आगे बातें बताता हूँ। अब थोड़ा सा चीज़ें आपको साफ दिखाई पड़ती होंगी, क्योंकि पहले मैं बोर्ड पे लिख देता था पहले से ही, तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत होती थी, छोटा छोटा लिख देता था तो आपको पहचानने में दिक्कत आती थी। लेकिन ये है, इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि क्या सर लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इतना स्पेस आपको दे देते हैं कि आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब कोई लिखने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। एक्चुअली सॉइल बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, सोम वगैरह हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है, कोई पॉइंट मिस ना होने पाए, एग्जैक्ट डिफिनीशन चाहिए होती है, इसलिए क्या है कि लिख के लाना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या है, अगर कोई भी कंटेंट मिस हो गया तो वो बाद में फिर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है कि पेज में लिख के रखो, सबसे बेटर रहता है कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना वो भी पता चल जाता है, प्लस कोई भी पॉइंट जो थ्योरेटिकल है वो मिस ना होने पाए, इसलिए भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मैंने आपका नोट्स तो काफ़ी बड़ा बन गया होगा, आपका सॉइल पढ़ते ही जा रहे होगे, आप देखोगे कि सॉइल का काफ़ी ज़्यादा नोट्स भर गया होगा, काफ़ी पेजेस, काफ़ी मोटी कॉपी आपकी बन गई होगी। ठीक है, इतने क्वेश्चन, इतने मेंस के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल पॉइंट, डेरिवेशन, इन सबको अगर आप करोगे प्रॉपर ना तो आपके नोट्स काफ़ी बन जाएंगे अच्छे। ठीक है, नोट्स बड़ा संभाल के रखना, अच्छे से रिवाइज करना, ये सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए खुद का नोट सबसे बेटर नोट्स होता है, अगर आप खुद से नहीं लिख रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, और खुद के नोट्स लिखे होने चाहिए, किसी दूसरे का मत लेना, दूसरा लिख के दे देगा मज़ा नहीं आएगा, जो आप खुद से लिखोगे आपको पता रहेगा कहाँ पे सर ने क्या बताया था। ठीक है, इस बातों का अगर ध्यान रखोगे तो बेटर फायदा मिलेगा आपको, और नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सॉइल आपको 15 दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा, 15-20 दिन, जैसे ही 1 महीना होगा ना आप भूल जाओगे, जब भूलना शुरू होगे तब फिर बार बार यूट्यूब पे वीडियो देख नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, इसलिए एक बार नोट्स अच्छे से बना लो, उसको बार बार रिकॉल करते रहो। ठीक है, चल यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारी है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ, अभी तक नेट की बात कर रहे थे, अब जो टर्म आया है वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी, इसका नाम देते हैं QS, दिस इज कॉल्ड सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसका नाम होता है Q सेफ। ओके, इट इज द दैट ग्रॉस प्रेशर, पहला पॉइंट कह रहा है इट इज दैट ग्रॉस प्रेशर it is that gross pressure at the base of footing, which can be applied safely without risk of shear failure, without risk of shear failure, विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेल्योर। ओके, चल अब इसको लिखा जा सकता है, दिस इज QS, इसकी डेफिनेशन कहती है QS इजकल टू QNS प्लस सिग्मा बार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज मेंस में जब हम डील करेंगे क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन जब हम लोग डील करने वाले हैं तो आप देखोगे क्या कि वहाँ पे ये डेफिनेशन का बहुत ज़बरदस्त यूज है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो Q शेप को लिखा जा सकता है, जो नेट शेप आपने अभी लिखा था, नेट शेप क्या लिखा था वो आपको पता है, प्लस गामा बार। अब नेट शेप को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज Q नेट माइनस सिग्मा बार डिवाइड बाई दिस इज हाउ मच फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। ये डेफिनेशन आपकी कहती है। ठीक, ओके, अच्छा, और आप यहाँ पे और टर्म यूज कर सकते हो, क्या लिखा जा सकता है कि अगर गामा बार को आपको लिखना है, सिग्मा बार को अगर आपको लिखना है तो आप टर्म यूज कर सकते हो गामा इंटू DF इफ वाटर टेबल इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट प्रेजेंट। ये बात तो हर बार आप ऐड कर सकते हो। ओके, दूसरी बात है
सिग्मा बार को आप गामा डैश इंटू डी एफ लिख सकते हो इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या, दिस इज क्यू एस इजकल टू, नेट की जगह पे आप नेट ही लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस गामा इंटू डी एफ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2 से 3 दिया होगा, उसको पुट कर दोगे प्लस गामा इंटू डी एफ। अब इसके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं है, इसका रीज़न अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो नॉट वाटर टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट वाटर टेबल। और अगला डिफिनेशन लिखा जा सकता है क्यू एस। आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा उसने वाटर टेबल मेंशन किया है या नहीं किया है। तो दिस इज क्यू नेट माइनस गामा डैश इंटू डी एफ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डैश इंटू डी एफ, ठीक है। इफ़ वाटर टेबल इज प्रेजेंट, इफ़ वाटर टेबल इज प्रेजेंट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तब जब सेफ की बात करेगा तो नेट सेफ प्लस गामा इंटू डी एफ, इसके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं है इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। चल, ये तो बात क्लियर हो गई आपको। चलो, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया जाता है वो 2.5 से लिया जाता है, कितना, 3। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पहला नोट पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं इसके साथ डिवाइड किया गया, इसका रीज़न क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। चल, अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू क्यू नेट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू क्यू नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने अप्लाई तो कर दिया, किसके लिए, नेट के लिए, तो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक। लेकिन आप क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हो इसके लिए, विच कैन बी विच इज इंक्रीमेंट in the pressure on the soil but not to the sigma bar because it is acting हिस्टोरिकल का मतलब बहुत पुराने समय से, हिस्टोरिकल टाइम ऑफ पीरियड। तो ये बहुत समय से काम करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इसको लिखा जाता है दिस इज क्यू एस इजकल टू क्यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस इसको लिख सकते हो दिस इज पार, ओके। चल, दूसरा पॉइंट है नोट टू सेफ लोड को क्या लिख सकते हो, सेफ लोड इजकल टू क्यू सेफ इंटू एरिया ऑफ फुटिंग। तो सेफ लोड अगर आपको निकालना है तो क्यू सेफ आप पता कर लो यहाँ से, इंटू एरिया ऑफ फुटिंग मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेफ लोड आपको पता चल जाएगा कितना फुटिंग पे अप्लाई करना चाहिए। इससे ज़्यादा लोड फुटिंग पे ना अप्लाई करो, नहीं तो वो फेल कर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये बात का समझते हैं थोड़ा, पॉइंट इसका क्या है, नोट पॉइंट करके कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू क्यू नेट। यहाँ पे तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया, इसमें क्यों नहीं अप्लाई किया, इस वाले पॉइंट में क्यों नहीं लगाया गया, क्यों, देखना। सपोज दैट ये ग्राउंड है, इस समय ध्यान दीजिएगा, अभी आप इस बात का मतलब समझ जाओगे। ये ग्राउंड लेवल आपका है, आपसे कहा गया कि आपको घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपने क्या किया, कहा गया कि भैया यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनना है। तो सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे पूरी सॉइल मास इस तरीके से फिलअप होगी, ये सॉइल मास पहले से फिल थी, ठीक। फिर आपसे क्या बोला गया कि फुटिंग बनाना है। फुटिंग बनाना तो ये मिट्टी को हटाओगे, ये मिट्टी अभी लग रही थी, ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी का वेट यहाँ पे काम कर रहा था बहुत समय पहले से, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट आया होगा। मान लेते हैं ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पे आपने निकाल लिया होगा डेल्टा एच कितना निकल के आएगा वो पता रहता है। फिर आपसे कहा गया कि यहाँ पे हटाओ भैया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना है, फुटिंग बनानी है, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब आप बनाओगे फुटिंग। लो भाई, ये आपने क्या कर दिया, एक फुटिंग बना दिया, ठीक। ये फुटिंग का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो, दिस इज फुटिंग।
ये आपका अप्लाइड लोड है, ये बाहर का लोड है, ये दिस इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चरल लोड। अच्छा, जब आपने फुटिंग बनाया तो यहाँ पे जो मिट्टी थी उसको बाहर निकाला होगा, तो मिट्टी कहीं इधर गई होगी या तो इधर गई होगी, ठीक। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो फुटिंग का वेट है वो सॉइल मास के बराबर हो जाता है। तो आप बताओ कि हम ये मान के चलते हैं जो भी सेटलमेंट हुआ था, पहले जो मिट्टी थी सपोज दैट उसकी वजह से मान लेते हैं कि 20 mm सेटलमेंट आ रहा था या 40 mm आ रहा था, मान लेते हैं पहले जब सॉइल मास था। अब ध्यान रखिएगा कि जो सेटलमेंट आएगा इस फुटिंग की वजह से, ये जो सिर्फ फुटिंग है, अभी लोड की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस फुटिंग की वजह से जो आपका सेटलमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आएगा, बिकॉज जितनी जगह पे फुटिंग है उतनी जगह पे पहले कौन था, सॉइल था। वेट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, कैसे, क्योंकि सॉइल का गामा कम होता है और फुटिंग का गामा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इस डेल्टा एच की अगर आप बात करोगे तो इस डेल्टा एच की बात करो, जो सेटलमेंट निकल के हो सकता है कि ये 40-45 mm आपका निकल गया, तो बहुत ज़्यादा mm में सेटलमेंट इसका नहीं है जब फुटिंग बन गई। तो जब पहले ये सॉइल थी तब का केस है और जब फुटिंग बन गई तब का केस है, तो बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस आ नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आ नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर आप जब सुपर स्ट्रक्चरल लोड आएगा तो ये सेटलमेंट जो डेल्टा एच अभी 40 mm मिल रहा था इस सॉइल की वजह से, अब वो सेटलमेंट हो सकता है कि आपको 80 mm 90 mm मिलना शुरू हो जाए। इसी वजह से क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें अप्लाई करते हैं, बिकॉज इस वाली लोडिंग में आपका सुपर स्ट्रक्चर का लोड आता है, इसमें सुपर स्ट्रक्चर का लोड नहीं आता है। और डिज़ाइनर को सबसे खास बात ध्यान देना पड़ता है कि ये आपका हमेशा से काम करता है, तो उसकी वजह से कोई सेटलमेंट नहीं आता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है ऑन द सॉइल मास बट नॉट टू द सिग्मा बार बिकॉज इट इज़ एक्टिंग हिस्टोरिकल टाइम ऑफ पीरियड, बहुत पहले से काम करता है, उसकी वजह से कोई सेटलमेंट निकल के ज़्यादा नहीं आता, इस वजह से इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में अप्लाई करोगे, जिससे खतरा होगा, क्या इससे कोई खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से सॉइल मास थी। खतरा किससे, भाई साहब से है, ये जो क्यू दिखाई पड़ रहा है इसकी वजह से खतरा है, इसकी वजह से लोड आएगा। 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हो, 20 माले बनाते हो, 40 बनाओगे, तो वो सुपर स्ट्रक्चर लोड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये कहानी आपको मैंने क्लियर कर दी। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो आपकी बेसिक डिफिनेशन थी और ये पूरे चैप्टर की जान है। समझ लेना कि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन निकाल के एग्जाम के चले आओगे। और मेंस का पेपर मैं करवाऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा कि भैया सेफ बेयरिंग क्या होता है, नेट क्या होता है। 2-3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, कौन कौन सी, एक तो ये वाली डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट वाली, ये सेफ बेयरिंग, इसके पहले जो नेट मैंने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। तो नेट याद रखना और एक सेफ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पहले मेंशन करो और उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अब हम लोग जो डील करने वाले हैं उसके बारे में डील करेंगे, जो हमारा सेटलमेंट क्राइटेरिया होता है। अब तो हमने अभी शेयर क्राइटेरिया देखा, शेयर क्राइटेरिया में जो डिफिनेशन थी वो बता दी। अब जो बताऊंगा वो सेटलमेंट क्राइटेरिया, फिर बताऊंगा कि फैक्टर अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी। आज के टॉपिक में इतना मेरे को और पढ़ना है, तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ बिकॉज आपने तो अब लिख लिया होगा, इतना आराम से बताते ही हैं। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ो। अब तो आपके पास टाइम भी है, अक्टूबर में पेपर दे दिया, डेट है, अब आप आराम से इस चीज़ों को कर सकते हो, सॉइल बहुत ही अच्छा कर सकते हो। क्वेश्चन जरूर प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि प्री के क्वेश्चन लगाते जाओ, मेंस के क्वेश्चन ना लगाओ, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, बाद में इतनी जल्दी कवर नहीं होता है, ठीक है। एक बार में ऐसा पढ़ाई करो कि ताकि प्री और मेंस की तैयारी ज़बरदस्त हो जाए, ठीक है। मेंस बाद में करेंगे ऐसा कुछ नहीं, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे मेंस के, अगर आप इतने करके चले जाओ तो आपके SSC JEE मेंस में कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन निकालने में। इतने क्वेश्चन मैं खुद ही करा देता हूँ, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर पे काफ़ी क्वेश्चन कराए, उसके अलावा शियर स्ट्रेंथ पे, कंसोलिडेशन पे, परमेबिलिटी पे, वेल पे, ठीक है। शुरुआत के बेसिक चैप्टर पे भी लगवा दिए थे, फाउंडेशन पे भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्वेश्चंस के लिए। आपने देखा होगा स्टील में भी मैंने लेसिंग डिज़ाइनिंग, टेंशन मेंबर, कनेक्शन, उसके अलावा आपको सारे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए। एसेंट्रिक लोडिंग, आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन, जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने कराए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के लिए एकदम आप परेशान मत हो। मैं खुद ही अपने मन से इतने क्वेश्चन करा देता हूँ कि कभी आपको कहने का मौका ही नहीं देता हूँ कि भैया क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन खुद ही कर लेते, इतने ज़्यादा हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं सेटलमेंट क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर फैक्टर इफेक्टिव बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल अब मैं नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करने जा रहा हूँ। दिस इज नेक्स्ट पार्ट है सेटलमेंट क्राइटेरिया क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चल दिस इज सेटलमेंट क्राइटेरिया। सेटलमेंट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, इसको हिंदी में बोलते हैं मापदंड। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट मेंशन करता हूँ, a footing should be designed, a footing should be designed, footing किस तरीके से डिज़ाइन की जाए, footing should be designed such that maximum settlement is restricted मतलब रोका जाता है, restricted below the permissible values permitted by Codal agency, that is BIS, Codal agency, that is BIS, Bureau of Indian Standard। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, चल दूसरी बात है, तो ध्यान रखिएगा फुटिंग शुड बी डिजाइन सच दैट, इस तरीके से डिजाइन करो कि जो मैक्सिमम सेटलमेंट निकल के आए। मैक्सिमम सेटलमेंट कहाँ से ज्ञात करोगे, ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया था कहाँ पे, कंसोलिडेशन में पढ़ाया गया था। वहाँ पे डेल्टा एच आपने निकाला था, वो आपका जो भी है कैलकुलेटेड डेल्टा एच निकल के आता था। वो आपका डेल्टा एच जो परमिसिबल वैल्यू कोड ने बताया है उस कोड की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका सेटलमेंट में क्या होगा, सेफ। तो मैंने बता दिया सेटलमेंट कैसे ज्ञात करते हो, याद करो, आपको बताया था। क्ले का सेटलमेंट मैंने याद करा देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, बेटर रहेगा। लॉग बेस 10, दिस इज सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट। तो सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चल तो वहाँ से सेटलमेंट ज्ञात करोगे। ये जो डेल्टा आएगा कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड जो होना चाहिए वो परमिसिबल वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो दिस इज परमिसिबल वैल्यू दैट कैन बी परमिटेड बाई कोडल एजेंसी। ओके, इट इज़ द ऑलरेडी द सेफ सेटलमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द ऑलरेडी द सेफ settlement, hence further factor of safety is not required। ऐसा नहीं है कि इसमें फर्दर आप लगा दो, इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो सेटलमेंट होता है, परमिसिबल सेटलमेंट होता है, एक्चुअली वो पहले से सेफ होता है, इसलिए उसमें दोबारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली सेटलमेंट हो, चाहे आपका क्रैकिंग हो, डिफ्लेक्शन हो, ये सारे खुद ही क्या होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना पड़ता है, 1, इसलिए इसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेफ सेटलमेंट होता है इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग है नेट अलाउबल, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अलाउबल का मतलब देखो होता है परमिसिबल, अलाउबल बोल दो, परमिसिबल बोल दो, वर्किंग बोल दो, बहुत सारे नाम होते हैं, सर्विस बोल दो, कई नाम होते हैं। ठीक है, नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर, या इसका नाम दूसरा होता है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। चलो
ओके चलो, इसका नाम हम दे देते हैं ब्रैकेट में क्यू नेट अलाउबल। क्यू नेट ब्रैकेट में अलाउबल ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़े, इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं, नेट अलाउबल। इट इज द नेट इंक्रीज, इट इज द नेट इंक्रीज, इट इज द नेट इंक्रीज इन प्रेशर, in pressure at the base of footing without risk of settlement failure। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा सेटलमेंट के फेल्योर में नहीं होना चाहिए। चलो, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इट इज़ दैट नेट इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर बेस लेवल पे, ओके, फुटिंग के, विदाउट रिस्क ऑफ सेटलमेंट फेल्योर। तो आपकी ये फुटिंग है, इसका सेटलमेंट नहीं हो, परमिसिबल लिमिट तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेटलमेंट में वो फेलियर नहीं होना चाहिए एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा। सपोज दैट कि आपको बोला गया कि फुटिंग का जो फाउंडेशन है उसका सेटलमेंट आपको बोला गया कि भैया आपके जो सॉइल मास है नीचे की वो सेटल कर जाएगी। मान लिया कि आपकी परमिसिबल वैल्यू अलाउ है आपने 80 mm, बट आपका स्ट्रक्चर सेटल हो गया कितने mm, सॉइल मास वहाँ की सेटल हो गई मान लिया 90 mm, तो वो फेल कर गया। अगर आपका मान लिया कि परमिसिबल वैल्यू 80 mm और आपका सेटलमेंट निकल के आया इससे मान लिया 70 mm, इसका मतलब वो वैल्यू क्या है, सेफ है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ दिस कैन बी फाइंड यूजिंग, कैसे निकालते हैं, दिस कैन बी फाइंड यूजिंग एम्पेरिकल इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन होती है उनको बताता हूँ। एम्पेरिकल इक्वेशन बाई, इसके बारे में आगे डील करेंगे। एम्पेरिकल इक्वेशन बाई, नाम है साइंटिस्ट का टेंग पेक हैंसन, पेक है, हैंसन है, साइंटिस्ट के नाम है पेक हैंसन, मेयर हॉफ, और दूसरा आता है आपका प्लेट लोड टेस्ट। इतने लोग हैं, यहाँ से आपका सेटलमेंट ज्ञात किया। अब प्लेट लोड टेस्ट को आप हाईवे में भी पढ़ते हो, हम सॉइल में भी इसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। प्लेट लोड टेस्ट वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ से आपने पढ़ा होगा। प्लेट लोड टेस्ट में स्टैंडर्ड प्लेट होती है 75 mm की, तो वहाँ से आप जब सॉइल की वहाँ पे जब हाईवे बनाते हैं तो नीचे की ग्राउंड की जो सॉइल होती है उसका प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, अब डील करेंगे। नेक्स्ट आता है दिस इज अलाउबल बियरिंग प्रेशर, अलाउबल बियरिंग प्रेशर। अलाउबल का मतलब क्या होता है, वर्किंग होता है, या सेफ बोल सकते हो। दिस इज क्यू नॉट अलाउबल प्लस सिग्मा बार, ओके चल, या इसको और लिखा जा सकता है, दिस इज हाउ मच, दिस इज क्यू नेट अलाउबल प्लस दिस इज गामा इंटू डी एफ लिख सकते हो, ठीक है। चल, तो इस फुटिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। दिस इज क्यू लोड। चल, ये होता है सेटलमेंट, दिखाया देता हूँ तो कैसे दिखाया जाता है सेटलमेंट, डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। दिस इज सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, और ये सपोज दैट फुटिंग का ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड परमिसिबल सेटलमेंट, इसको अगर मैं मार्क करूँ, दिस इज परमिसिबल सेटलमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, या अलाउबल बोल सकते हो सेटलमेंट, दिस इज कॉल्ड परमिसिबल सेटलमेंट, ठीक है, एज पर IS कोड, ओके। चल, ये तो कहानी पूरी मैंने बता दी। अगली जो कहानी आने वाली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बताया पूरे टर्म एक्सप्लेन कर दिए, आपको 2 क्राइटेरिया बताया, एक शेयर क्राइटेरिया बताया, दूसरा सेटलमेंट क्राइटेरिया बताया, सबको डिफिनीशन के तौर पे मैंने समझा दिया डिटेल में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपका आने वाला है फैक्टर इफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करने वाले हैं। तो पहले प्लीज़ आप इसको लिख लो, उसके बाद में ये साइंटिस्ट के नाम याद करना कोई ज़रूरी बात नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये है क्या, सेटलमेंट क्या हो रहा है, ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चल,
तो पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चल, तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। आगे बढ़े, अब तो लिख लिया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। Factor affecting the bearing capacity of the soil. Factor affecting the bearing capacity of the soil. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मेंस में भी पूछता है कि बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उन बातों का आपको मतलब पता होना चाहिए। चल, फैक्टर इफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी। बहुत ही आसान है, आपको पता है, सब कुछ है। बियरिंग कैपेसिटी के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं सॉइल मास में, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, वो सब बातों का मतलब मैं समझा देता हूँ। चल, ठीक है। चल, फैक्टर इफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मतलब उसके फैक्टर्स को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मेंशन करता हूँ, दिस इज पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल आपका अगर ग्राउंड पे होगा या फुटिंग के नीचे होगा, उसका फैक्टर इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में तो और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब फुटिंग का पूरा क्वेश्चन लगाएंगे बड़े बड़े या उसका डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है, वाटर टेबल राइजेस बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। इफ वाटर टेबल राइजेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, तो बियरिंग कैपेसिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, चल, ओके। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ग्राउंड वाटर टेबल एक्चुअली बियरिंग कैपेसिटी क्यों घटी, क्योंकि उसका गामा डैश का फर्क पड़ जाता है। जो गामा भी आप ले रहे थे, जो यूनिट वेट ले रहे थे आप ड्राई या सैचुरेटेड, अब वो सबमर्ज लोगे तो गामा की वजह से क्या होता है, उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की कम हो जाती है। नेक्स्ट डिपेंड करता है कि ये टाइप ऑफ सॉइल कॉमा टाइप ऑफ सरचार्ज पे डिपेंड करता है। इंक्लाइंड सरचार्ज है कैसा है, टाइप ऑफ सरचार्ज। उसके अलावा आपका डिपेंड करता है फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, आप सॉइल, इसका मतलब देखो सॉइल का जो गामा होगा, सी होगा, फाई है, क्योंकि एक्चुअली फ़र्क कैसे पड़ा, देखो गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। मान लिया सॉइल आपकी सैचुरेटेड है, सबमर्ज है, हर एक सॉइल का गामा सेट आपने देखा होगा 20 आता है लगभग, गामा ड्राई 13, 14, 15 के आसपास आता है, गामा सबमर्ज 9 या 10 के आसपास आता है। ठीक है, तो गामा बल्क कुछ और आता है, तो गामा पे डिपेंड करता है। तो इस गामा को मैं लिख देता हूँ इस ब्रैकेट में करके, या तो गामा सेट होगा या तो गामा बल्क होगा
या तो आपका क्या होगा, या तो गामा ड्राई होगा, या तो आपका गामा क्या होगा, या तो गामा आपका सबमर्ज होगा। दिस इज गामा सबमर्ज। और हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू होती है। मैंने पहले चैप्टर में जब पढ़ाया था तो वहाँ पे ऑर्डर भी बताया था आपको। ठीक, उसके बाद ये डिपेंड करता है सी पे और फाई पे। फाई डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाई डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग, दोनों पे डिपेंड करता है। तो फाई किसी भी सॉइल का फाई डिपेंड करता है सैंड में, अगर देखोगे तो डिपेंड करता है किसको बीच में फ्रिक्शन कितना है और आपका इंटरलॉकिंग क्या है। तो मेरी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की जो होती है वो डिपेंड कर जाती है कि आपकी सॉइल कैसी है, लूज सॉइल है, डेंस सॉइल है, क्योंकि फाई पता है लूज सॉइल के लिए क्या होता है, लूज सॉइल है। दूसरी आपके निकल के आती है डेंस सॉइल। तो आपने देखा होगा कि लूज सॉइल जो होगी उसका फाई क्या होगा, लेस होता है, फाई विल बी लेस। और डेंस सॉइल के लिए फाई क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिसमें फाई ज़्यादा होगा उसमें इंटरलॉकिंग होगा, इंटरलॉकिंग अच्छा होगा तो उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या निकल के आती है, ज़्यादा। और शियर स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा निकल के आती सॉइल की तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी क्या निकल के आएगी, ज़्यादा। तो इस बात का मतलब समझ जाना। सी है कोहेसन, अगर सॉइल में कोहेसन नहीं होगा, जीरो होगा, तब भी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर सी रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ कोहेसन की वजह से भी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो मैं लिख सकता हूँ, इस सी के बारे में समझाना चाहूँ तो टाउ इजकल टू सी प्लस सिग्मा बार tan फाई। एक्चुअली ये टाउ है, तो बियरिंग कैपेसिटी मैं लिख देता हूँ, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज द फंक्शन ऑफ टाउ, फंक्शन ऑफ किसका, टाउ। और टाउ किसका फंक्शन है, सी का फंक्शन है, गामा का फंक्शन है। और गामा किसका फंक्शन होता है, गामा इंटू डी एफ का फंक्शन होता है। तो गामा जो है ये जो सिग्मा बार है, दिस इज सिग्मा बार इज द फंक्शन ऑफ गामा का फंक्शन होता है। तो इस सारी बातों का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक, चल, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट निकल के आता है क्या, दिस इज टाइप ऑफ फुटिंग पे भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ फुटिंग, कैसी आपकी फुटिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ फुटिंग पे कैसे डिपेंड करता है कि आपकी अगर फुटिंग स्ट्रिप है, क्योंकि भैया फुटिंग कैसे, आप ऐसा तो होता नहीं जो मर्जी है वो फुटिंग लगा दो, आपको देखनी पड़ेगी कि नीचे की सॉइल कैसी है, आपका स्ट्रक्चर लोड कैसा है, उस हिसाब से आपकी फुटिंग लेनी पड़ेगी। तो टाइप ऑफ फुटिंग में आपकी जैसे स्ट्रिप हो गई, स्क्वायर हो गई, सर्कुलर हो गई, स्ट्रिप हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, जो भी मर्जी करे ले लो, डिपेंड करेगा आपकी सॉइल पे, टाइप ऑफ लोडिंग पे। सर्कुलर हो गया, उसके बाद में रेक्टेंगुलर हो गया, राफ्ट हो गया, राफ्ट बोल दो, मैट बोल दो, कुछ भी बोल दो, इस सब की बातों पे ये डिपेंड करता है। ठीक, चल, तो टाइप ऑफ फुटिंग पे भी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कैसी फुटिंग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डेप्थ एंड विथ ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट है डेप्थ एंड विथ ऑफ फुटिंग, विथ ऑफ फुटिंग कैसे, तो आप देख सकते हो डेप्थ एंड विथ ऑफ फुटिंग कैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ का फैक्टर होता है उसमें आता है सिग्मा बार, और सिग्मा बार डिपेंड करता है, सिग्मा बार को अभी लिख रहे थे जिससे गामा इंटू डी एफ, तो ये डिपेंड कर जाता है गामा के ऊपर, डी एफ के ऊपर। ठीक है, विथ पे भी डिपेंड करता है, उसको देखेंगे आगे चल के। तो विथ पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज अगर इसे सपोज दैट आपने कोई फुटिंग बनाई, तो फुटिंग अगर आपने बनाई सपोज दैट इस तरीके से आपने फुटिंग बनाई, तो इस फुटिंग का अगर आप देखोगे सपोज दैट कि ये क्यू लोड आ रहा है, तो इसके बेस पे देखिए जितनी ज़्यादा इसकी विथ रखोगे उतना बेस प्रेशर आपका रजिस्टिंग वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया रजिस्टिंग जितना ज़्यादा होता है, क्योंकि क्यू मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था क्यू आपके लिए, तो क्यू आपको अप्लाइड लोड लिखा था, क्यू अप्लाइड लिखा था, अपन एरिया लिखा था, सपोज दैट स्क्वायर फुटिंग है तो बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगा तो ये जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डेवलप होता है वो उतना कम होता जाएगा। तो अगर आप बी बढ़ाते जाओगे, साइज ऑफ फुटिंग बढ़ाते चले जाओगे, तो उसका अल्टीमेट जो प्रेशर डेवलप होगा बेस लेवल पे वो कम होता चला जाएगा, और जितना प्रेशर कम डेवलप होगा आपका सेफ स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो विड्थ का भी फर्क पड़ जाता है, डेप्थ का भी फर्क पड़ जाता है। इसलिए गाँव में क्या बोलते हैं कि भैया फाउंडेशन की डेप्थ मिस्त्री से बोलते हैं, जो वर्कर आता है उससे बोला जाता है कि भैया एक प्रॉपर डेप्थ दे देना, अच्छे से न्यू भरना, बिकॉज न्यू अगर फेल कर गई तो पूरा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, इसलिए उसकी फुटिंग इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन हम करते हैं, दिस इज फिफ्थ पॉइंट कहता है कि नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस कैसा है, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, तो नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस पे डिपेंड करता है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है और इंक्लाइंड है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल
आर इंक्लाइंड। सपोज दैट कैसे समझोगे, हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है। तो देखना, अगर सपोज दैट इंक्लाइंड होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल बना के दिखाया तो ये वाला हो सकता है। इंक्लाइंड का मतलब अगर मान ले कि ऐसे कुछ है और तब आप फुटिंग यहाँ पे बना रहे हो तो उसका अलग इंपैक्ट आएगा, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी वहाँ पे कुछ और निकल के आएगी। तो दोनों का बातों का मतलब यहाँ पे अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका फ़र्क पड़ेगा। फुटिंग अगर आपकी इंक्लाइंड है तो आप देख सकते हो ये है आपकी फुटिंग इंक्लाइंड, तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो ये सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी, नीचे की जो सॉइल मास आप दिखाई दे रही है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट आएगा, बिकॉज अब आपका ग्राउंड कैसा है, इंक्लाइंड है। ठीक है, चल, तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, तो ग्राउंड सरफेस पे डिपेंड कर जाएगा। तो कहीं पे भी अगर मान ली स्लोपी लैंड मास है तो वहाँ पे फुटिंग को ध्यान से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, दिस इज 6 पॉइंट, इनिशियल स्ट्रेस ऑन द सॉइल मास। इनिशियल स्ट्रेस ऑन द सॉइल मास, इसका मतलब निकल के आता है कि आपकी इनिशियल स्ट्रेस ऑन द सॉइल मास का मतलब यह है कि सॉइल आपकी नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, एनसी सॉइल है कि ओसी सॉइल है। ओसी का मतलब है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। एक्चुअली नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब है कि अभी इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। ओवर कंसोलिडेटेड का मतलब है इसमें पहले से ओवर कंसोलिडेशन हो चुका है, इसमें पहले से पानी निकल चुका है, इस वजह से वहाँ पे जो भी सेटलमेंट होना था हो चुका। अब जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी आएगी वो सिर्फ सॉइल सॉलिड की वजह से आएगी। नॉर्मली कंसोलिडेटेड में क्या होता है, पानी भी निकलता रहता है और उसका सेटलमेंट भी होता रहता है। ओसी सॉइल में क्या है कि सॉइल का परमानेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। परमानेंट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब उसमें कोई सेटलमेंट ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में आपका सेटलमेंट होगा, तो जिसकी वजह से सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी के क्या होगा, इफेक्ट आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, उसी सॉइल का जो सेटलमेंट होता है कम होता है और नॉर्मली का सेटलमेंट ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो उसी सॉइल में आपने देखा होगा जो क्ले बिहेव करते हैं डेंस सैंड की तरफ। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ शेयर फेल्योर। इस बात का मतलब अभी आप समझ नहीं पाओगे, अगले लेक्चर में इसी की बात करेंगे। टाइप ऑफ शेयर फेल्योर, टाइप ऑफ शेयर फेल्योर, टाइप ऑफ शेयर फेल्योर। अब टाइप ऑफ शेयर फेल्योर मेरे को जो पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। मेरे को जो पढ़ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जनरल शेयर फेल्योर, जनरल, उसके बाद में आपका लोकल, एक आता है पंचिंग शेयर, लोकल और पंचिंग, दिस इज पंचिंग, PUNCHING, पंचिंग शेयर फेल्योर। तो भाई साहब ये हम लोग जो डील करने वाले हैं ये अगले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में डील करेंगे, बिकॉज इसके बारे में पूरी कहानियाँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं कि व्हाट इज जनरल शेयर फेल्योर, लोकल शेयर फेल्योर और पंचिंग शेयर फेल्योर क्या होता है। तो इसके बारे में मेंस में भी पूछा है, प्री में भी पूछा है। ठीक है, चल, तो ये कहानी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आता है 8th नंबर, जो पॉइंट निकल के आपका आता है वो ये कह रहा है कि नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, ग्राउंड सरफेस। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, इसका मतलब है कि कैसा है, ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल एंड सेंट्रिक है। अब इसका मतलब बताता हूँ, वर्टिकल एंड सेंट्रिक है क्या, वर्टिकल, दूसरा पॉइंट निकल के आता है वर्टिकल एंड एसेंट्रिक है। अब एसेंट्रिक होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वर्टिकल एंड एसेंट्रिक, वर्टिकल एंड एसेंट्रिक। ठीक है, इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड, उस पर सब पे डिपेंड करेगा, इंक्लाइंड है या और हॉरिजॉन्टल है। तो इन सब बातों का मतलब निकल के आ जाता है, कैसे देखते हैं। चलो एक और पॉइंट मेंशन करता हूँ, फिर सारे एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9th पॉइंट कह रहा है स्ट्रेटिफिकेशन, 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 स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल डिपॉजिट। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है उसकी, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट, इसका मतलब समझो स्ट्रेटिफिकेशन का, हो सकता है इसका गामा कुछ और हो, इसका गामा कुछ और हो। तो फुटिंग के नीचे इस सॉइल मास का स्ट्रेटिफिकेशन तो नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है उसकी अलग अलग परत का डेंसिटी अलग होना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो सपोज दैट कि इसकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा है, इसकी कुछ कम है, इसकी दोनों की बराबर है या किसी की ज़्यादा कम हो सकती है, तो आपका बेयरिंग कैपेसिटी उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाती है। सपोज दैट ये सॉइल आपकी मजबूत है, नीचे वाली कमज़ोर है, तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा। हो सकता है ये कमज़ोर हो, ये मजबूत हो, तो उसकी वजह से उसकी बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट बात कर रहा था नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस एंड वर्टिकल। देखो क्या हो रहा है, एक तो ऐसा हो सकता है जैसे सपोज दैट मैंने बनाया
तो पहले वाले के लिए मैं ये बना रहा हूँ डायग्राम, दिस इज फर्स्ट। तो आप देख सकते हो सकता है कि आपने जो लोडिंग लगाई, मान लिया प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, बट कई बार तो ऐसा हो जाता है। जैसे सपोज दैट ये फुटिंग है, तो सपोज दैट आपने लोड लगाया तो इसके सीजी से पास कर गया, जो फुटिंग की है, जो क्यू लोड लगाया उसके सीजी से पास कर गया, ठीक। लेकिन अगर आप देखोगे ये तो आपका वर्टिकल और सेंट्रिक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल और सेंट्रिक। तो इसके सामने मैंने लिख दिया वर्टिकल और सेंट्रिक, क्यों? क्योंकि इस लोड जो है वर्टिकल है। दूसरी बात है लोड आपका इसके सेंटर से पास कर रहा है। दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्टिकल एंड एसेंट्रिक। वर्टिकल लोड तो है बट एसेंट्रिक है। कैसे? सपोज दैट आपने फुटिंग बनाई, ठीक है, तो इस तरीके से आपने फुटिंग बनाई और लोड किसी कारणवश आपका अब की बार जो है लोड इसके सीजी से ना पास, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फुटिंग का, लेकिन लोड आपका इस बार पता है, थोड़ा इसको ज़्यादा बड़ा बनाओ तो बेटर समझ में आएगा। चल, अब की बार पता है आपका लोड जो काम कर रहा है कहीं यहाँ काम कर रहा है, मान लेते हैं लोड P काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगी E, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कुछ बेंडिंग मोमेंट भी निकल के आ जाएगा इसके सेंटर पे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वहाँ पे जगह कम है, तो मोमेंट आएगा M = P × E और एक लोड भी ट्रांसफर हो जाएगा P का यहाँ पे। अभी तक जो था लोड यहाँ पे जो काम कर रहा था, इसको क्यों नाम देके इसको P दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको P दे दो। अभी सिर्फ डायरेक्ट लोड की वजह से आपका जो है बेयरिंग कैपेसिटी या जो भी स्ट्रेसेस आ रही थी, अब क्या हुआ कि आपका एडिशनल स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। किसकी वजह से? एक तो लोड की वजह से और एक बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो यहाँ पे जब स्ट्रेसेस लिखते थे तो आप याद करो, दिस इज P/A प्लस माइनस M/ क्या लिखते थे? Z। यहाँ पे सिर्फ आपको सिग्मा जब लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? सिर्फ लिखोगे P/एरिया। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा था इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल। लोड भी इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो समझाने के लिए बस यहीं पे कहीं डायग्राम बता सकता हूँ। सपोज दैट कि लोड यहाँ पे मैं इंक्लाइंड लगा के देख देता हूँ, क्यों? किसी एंगल थीटा पे दिखा देता हूँ, ठीक। तो लोड इंक्लाइंड होगा तो उसकी वजह से सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पे असर पड़ जाता है। तो इन सब बातों को मतलब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक। यहाँ पे जो पॉइंट था, ये टाइप ऑफ शेयर फेल्योर पे कैसे डिपेंड करता है ये मैं बाद में बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। एक्चुअली जनरल शेयर फेल्योर किस सॉइल में होता है, इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि भैया सॉइल डेंस होगी तभी अकर होता है, ये लूज सॉइल में अकर होता है, ये आपका डीप फाउंडेशन में अकर होता है। तो अभी इन सब बातों का मतलब तभी समझ में आएगा जब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर वहाँ पे समझा दूंगा कि पंचिंग क्या होता है, जनरल क्या होता है, लोकल क्या होता है, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग डील करेंगे लोकल शेयर, पंचिंग शेयर, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।